हेलो एवरीवन, राज स्टडी ग्रुप में आप लोग का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री है क्लास 10th का, और उस चैप्टर का नाम है हमारे दोस्त प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन इन इंग्लिश में हम इसे कहेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या कहेंगे दोस्त? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पार्ट बाई पार्ट करके हम लाएंगे और काफ़ी अच्छे से क्लिफाई कर पाएंगे हम कि प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन आखिर हम कहते हैं कि इसको सारे के सारे चीज़ को हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। बस हमारे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कहता है क्या भाई? प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। आपको एक चीज़ वर्ड को जो हम क्लियर कर देते हैं, प्रबंधन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? प्रबंधन का मतलब क्या होता है? प्रबंधन का मतलब होता है बचाव। क्या होता है? बचाव यानी रक्षा। क्या होता है दोस्त? बचाव यानी कि रक्षा। समझे? तब उससे पहले हम जानते हैं, अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं किसे। प्राकृतिक संसाधन कहते हैं किसे, यानी नेचुरल रिसोर्सेज हम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यानी प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक में पाए जाने वाले, प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक, जैविक तथा अजैविक। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी प्राकृतिक संसाधन प्रकृतिक में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक घटक जिनका प्रयोग मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। एक चीज़ आपको हम क्लियर करना चाहेंगे यहाँ पर, क्या कि जैविक, क्या मेरे भाई? जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स को थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो जैविक घटक जो होते हैं मेरे भाई, जो सजीव होते हैं, क्या होते हैं? जो सजीव होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जैविक घटक कहेंगे। और जो हमारे अजैविक घटक होंगे वो क्या होंगे? हमारे जो निर्जीव होंगे उसे हम अजैविक घटक कहेंगे, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त कि प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक में पाए जाने वाले, प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक, जैविक तथा अजैविक के जिनका प्रयोग क्या मेरे भाई? जिनका प्रयोग हम मानव की आवश्यकताओं की या जीव जंतुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे मेरे भाई? उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। अभी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण कौन कौन है मेरे भाई? तो उसका उदाहरण जैसे आपका हो गया जल। क्या हो गया? जल, ये आपका प्राकृतिक संसाधन है। जल हो गया, हमारा मृदा हो गया यानी सॉइल हो गया, यानी मिट्टी हो गया। उसके बाद हमारा वायु यानी एयर हो गया। उसके बाद वन हो गया, जंगल हो गया, पेड़ पौधे हो गए। ये सारी की सारी चीज़ हमारा क्या है मेरे भाई? ये सारी की सारी चीज़ प्राकृतिक संसाधन है, हमें ऊपर वाले ने ये दिया है। ठीक है, और इसी को क्या करने वाले इस चैप्टर में? हम प्रबंधन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रबंधन करने वाले हैं, यानी कि इस चीज़ को कैसे रक्षा करेंगे, कैसे इसको बचाएंगे, उस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, इस चैप्टर में डिस्क्राइब करने वाले हैं। अरे ठीक है, बोलो हाँ। अब जानेंगे क्या कि प्राकृतिक संसाधनों का हम सिर्फ प्रबंधन कैसे करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का हम प्रबंधन कैसे करेंगे। ठीक है, तो मनुष्य और मानवता को वर्तमान और भावी जीवन स्तर को, यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ध्यान समझिए। यहाँ पे कह रहा गया कि वर्तमान और भावी जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? तो मनुष्य और मानवता के वर्तमान और भावी जीवन स्तर, यानी वर्तमान जो भी समय चल रहा है, और भावी यानी आने वाले समय को, ठीक है, आने वाले समय को हम क्या कहेंगे? यानी भावी जीवन स्तर को। ठीक है मेरे भाई, अब बोलो हाँ, एक और बोल दो यार। ठीक है, ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों को हम क्या करेंगे? प्रबंधन करेंगे। और जब प्रबंधन करेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब सपोज करो आज हम प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन नहीं करते हैं, मैनेजमेंट इसका नहीं करते हैं, तो आने वाली जो भावी पीढ़ियाँ होंगी, हमारे बाल बच्चे होंगे, आपके बाल बच्चे होंगे। ठीक है, अरे बोलो हाँ। और जब होंगे तब अब
सारे के सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे आप उसका विदोहन करते हैं, उसका अतिक्रमण करते हैं, जैसे तैसे आपको यूज करते हैं, तो यार कहीं ना कहीं आने वाली जो पीढ़ी होंगे, जनरेशन होंगे, उनके लिए क्या होंगे, एक संकट पैदा होंगे। क्या होंगे? संकट पैदा होंगे। तो यार वो भी गाली देंगे आपको। क्या करेंगे? आपको गाली देंगे, भाई मेरा बाप कैसा था या मेरा पूर्वज कैसा था जो हमारे लिए ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसे ऐसे आपने तो मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत कुछ बोलेगा, समझे। तो इसलिए इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस प्राकृतिक संसाधन जो हमें नेचुरल रिसोर्सेस मिले हैं उस चीज़ को प्रबंधन करना सीखेंगे। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, अब बोलो हाँ। ठीक है। और हाँ, प्राकृतिक संसाधन को प्रबंधन करने के लिए समय समय पर जो है बहुत सारे जो राष्ट्रीय स्तर पे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होंगे, राज्य स्तर पर होंगे, बहुत सारे ऐसे नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नियम बनाए जाते हैं ताकि प्राकृतिक संसाधनों का हम प्रबंधन अच्छे से कर सके। क्योंकि विदाउट यार रूल हम अच्छा से प्रबंधन नहीं कर पाते, क्योंकि आप खुद नहीं फॉलो करोगे। ठीक है, अब सपोज करिए कहीं आप मार्केट में चल जाइए, कहीं यहाँ पर कचरा नहीं फेंकना है, भले बोल दिया जाए लेकिन फिर भी आप मानोगे नहीं, आप फेंक ही दोगे आप। लेकिन वहीं पर एक नियम प्रतिबंध लगा दिया जाए कि यहाँ पर जो भी इंसान कचरा फेंकेगा उसके प्रति जुर्माना लगेगा, तब क्या करेंगे भाई साहब आप? तब उस टाइम आप सतर्क रहेंगे और कचरा को नहीं फेंकेंगे। यानी इसलिए समय समय पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम बनाए गए हैं। कचरा तो एक छोटी सी एग्जाम्पल है, असली खेल तो सारे के सारे जो है इंडस्ट्रीज वाले कर रहे हैं, बड़े बड़े वाले जो औद्योगिकरण जो कर रहे हैं भाई साहब, उससे डेवलप हो रही है। ठीक है, सड़क पर तो नॉर्मल है, उससे बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस चीज़ को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ में आगे एक नियम बनाएंगे है 1997 में, 1997 में एक क्योटो प्रोटोकॉल आया था। क्या आया था मेरे भाई? क्योटो प्रोटोकॉल आया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो कि जापान में आयोजित हुआ था। ठीक है मेरे भाई, तो उस चीज़ को भी हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो इतना पहले आप नोट डाउन कर सकते हैं। अरे ठीक है, कर लीजिए आप। नोट कर लिए। अब हम देखेंगे क्या कि भाई साहब एक क्योटो प्रोटोकॉल क्या होती है। क्या क्योटो प्रोटोकॉल क्या होती है? हमने अभी बताया क्या कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर नियम बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं मेरे भाई? नियम बनाए जाते हैं, रूल बनाए जाते हैं और उस चीज़ से ही अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है। ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कि क्योटो प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो जो 1997 में जो है, 1997 में जापान के क्योटो शहर में आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो कहाँ हुआ था। कहाँ बोलिएगा? जापान के क्योटो शहर में। ठीक है, ठीक है, कब हुआ था? 1997 में। ठीक है, तो 1997 में जापान के क्योटो शहर में भूमंडलीय ताप वृद्धि को यानी कि जो भी हमारा पृथ्वी पर जो ताप वृद्धि है, टेम्परेचर जो हाई है, उस वृद्धि को क्या रोकने के लिए, क्या करने के लिए? रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या होता है मेरे भाई? सभी देश के लोग जो होते हैं उस सम्मेलन में भाग लेते हैं। ठीक है, कई देशों के लोग उसमें भाग लेते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, तो सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विश्व के 141 यानी कि 141 देशों ने क्या किया? भाग लिया। क्या किया? 141 देशों ने भाग लिया और क्योटो प्रोटोकॉल पर जो जो नियम है वो मतलब कि सारे लोग मिल करके उसे बनाया। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार सभी औद्योगिक देशों को जो है, सभी औद्योगिक जितने भी इंडस्ट्रियल कंट्री है, सभी देशों को 2008 से 2012 तक लगभग 5 वर्ष तक जो है, 5 वर्ष की अवधि में 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हो। ये ग्रीन हाउस गैस क्या होती है मेरे भाई? तो ग्रीन हाउस जो गैस होती है, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, उसके बाद CFC हो गया, ये सब सारे के सारे क्या है मेरे भाई? ये सब ग्रीन हाउस गैसें है। क्या है? ग्रीन हाउस गैसें है। ग्रीन हाउस मतलब प्रभाव किसे, आप पूछ देगा आपको ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। तो ये सारी जो गैसें होती है ना भाई, सूर्य से आने वाली जो
टेम्परेचर होती है, जो सूर्य से आने वाली हीट होती है, उसको क्या कर लेती है, सब सारे की सारी चीज़ क्या कर ले, अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अब जब अवशोषित कर लेगा भाई साहब, तो ये सब वायुमंडल में हमारा टेम्परेचर, ये सब गैसें मौजूद है, और ये गर्मी को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। और जब अवशोषित कर लिया तो हमारा जो पृथ्वी का जो वायुमंडलीय है, तो ताप क्या होगा, वृद्धि होगा, क्या होगा, हाई होगा, क्या होगा, हाई होगा। इसलिए गर्मी क्या होंगे, बढ़ेंगी। ठीक है मेरे भाई। उत्सर्जन के स्तर में 1990 के स्तर में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया। और इसका टारगेट क्या था मेरे भाई, इसका जो टारगेट था, ग्रीन हाउस गैस जो छोड़ने वाली तकनीकों को उपयोग सीमित किया जाए। क्या किया जाए मेरे भाई, जो जो चीज़ जो इंडस्ट्री से जो है वो ग्रीन हाउस गैस निकलती है, उस चीज़ को क्या किया जाए, सीमित किया जाए, ताकि कम से कम ये गैस निकले और कम से कम ताप टेम्परेचर बढ़े, ताकि मानव जीवन पर कोई उतना इफेक्ट ना पड़े। लेकिन टुडे जनरेशन में, जो आज की जनरेशन में जो मेरे भाई इतने ज़्यादा से ज़्यादा ये सारे के सारे गैस उत्सर्जन हो रही है, इतने सारे हो रही है कि टेम्परेचर जो है, टेम्परामेंट इसका जो है वो बहुत हाई लेवल तक पहुंच गया है। और आने वाले समय में इतने हाई लेवल तक पहुंच जाएंगे, इतने हाई लेवल तक पहुंच जाएंगे कि मेरे भाई बाहर चलना मुश्किल हो जाएगा। इस बार गर्मी में आप देख चुके होंगे क्या प्रभाव पड़ा था, सतर्क हो जाइए। तो हमारे देश में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन का उपयोग से होता है। किसके ईंधन से होता है, जीवाश्म ईंधन के, फॉसिल फ्यूल्स से होते हैं। सर ये जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्म क्या होते हैं, एक टर्म है, जीवाश्म क्या होता है, फॉसिल्स क्या होते हैं, डेट्स फॉसिल्स, इसको क्या कहते हैं, फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स क्या होते हैं, यानी कि जीवाश्म किसे कहते हैं। तो जीवाश्म जो होते हैं ना मेरे भाई, वो होते हैं ना कि जो बहुत लाखों वर्ष पहले क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे हमारे हो गए, जीव जंतु हो गए, वो सड़ गल के ज़मीन के अंदर ही दब जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पेड़ पौधे या तो सड़े गए जो भी जीव जंतु होते हैं, वो सड़ गल कर मर उड़ के क्या होते हैं, वो कोई मतलब संकट टुकट वैसा आता है, मतलब प्रलय ऐसा लाख वर्ष पहले ऐसा आया भी था। ठीक है, हमारे पृथ्वी पर। तो उसके कारण क्या हुआ, वो सारी की सारी चीज़ जो है वो दब गई है। ठीक है, और जब वो दब गई तब वो कंपोज्ड हो जाती है, धीरे धीरे वो गलना स्टार्ट हो जाती है। और जब गलना स्टार्ट होते है, वही जो होती है वो जो आज कोयला का रूप ले लिया। ठीक है, आज ले लिया, ये आज दबेगा तो आज से लाखों वर्ष पहले कोयला का रूप लेगा, डीजल का रूप लेगा, पेट्रोल का रूप लेगा। तो भाई सब बार बार तो पृथ्वी पर वो प्रलय नहीं आ रही है कि जिससे कि कोयला बार बार मिलेगा, ठीक है, पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा। ये सब तो लिमिटेड है ना मेरे भाई, ये सब क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो मतलब वही है, जीवाश्म इसी कहते हैं। ठीक है, जो लाखों वर्ष पहले जो है वो दब जाते हैं पेड़ पौधे में, उसी को हम जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, और उसी से जो ये सब हमारा क्या हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया। ठीक है, अब बोलो हाँ, तो इतना नोट्स कर सकते हैं आप। समझ में आया ना क्या क्या, यानी कि पढ़े हम क्या, क्योटो प्रोटोकॉल पढ़े। जो क्योटो प्रोटोकॉल पढ़े हम, तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल बाबू कहाँ हुआ था, तो हुआ था जापान में हुआ था। जापान के क्योटो शहर में कब हुआ था, ते हुआ था 1997 में, 1997 में हुआ था। कितना में हुआ था, 1997 में हुआ था। कितने देशों ने भाग लिया था, ते 141 यानी 141 देशों ने भाग लिया था। क्या, किस लिए, मतलब कि ये सम्मेलन किया गया था, तो भूतापीय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए। क्या, भूतापीय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि जो उसको रोकने के लिए। ठीक है मेरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया, 141 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, कब से कब तक, और देशों को जो है 5वीं शताब्दी में 6 प्रमुख गैसों को सर्जन के लिए स्तर में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो 2008 से 2012 तक। ठीक है, उसके बाद है क्या, ग्रीन हाउस गैस छोड़ने वाली तकनीकों पर सीमित किया जाए तथा पारंपरिक ऊर्जा का इस्तेमाल जो है वो कमी लाया जाए। और क्या था, तो हमारे देश में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन जो है जीवाश्म ईंधन से होती है। अब जीवाश्म ईंधन कौन होती है, तो हमारा कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब चीज़ के बारे में स्टडी किया है। ठीक है, बोलो हाँ, इतना नोट्स करो। अब हम जानेंगे कुछ और कि आखिर हमारे लिए जो प्राकृतिक संसाधन का जो है प्रबंधन है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आखिर वाई, रीज़न क्या है भाई, आखिर रीज़न क्या है जो हम इसको प्रबंधन करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, वो सारे के सारे चीज़ को हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। इतने आप नोट्स करिए, आगे हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। चलिए नोट्स करिए। नोट कर लिए होंगे मेरे दोस्त। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, कि प्राकृतिक संसाधनों की प्रबंधन की हमें आवश्यकता क्यों है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की
हमें आवश्यकता क्यों है। ठीक है मेरे भाई, अब बोलो हाँ। चलो कुछ टर्म्स है उस चीज़ को हम जानने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही सीमित है। क्या है मेरे भाई, बहुत ही सीमित है, दोबारा आपको मिलने वाली नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ही क्या है, सीमित है। ठीक है, इट इज़ अ लिमिटेड, इट इज़ अ लिमिटेड। और इसी तरह आपके पास भी काफ़ी लिमिटेड टाइम है मेरे पास, काफ़ी एक सीमित समय है आपके पास। तो समय रहते आप अच्छा से अच्छा जगह पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें। जैसे कि आप अभी आपका समय है तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पे ही फोकस करें। ठीक है, बाकियों के लिए चीज़ बाद में समय मिलते रहेगा। प्राकृतिक संसाधनों को दूषित होने से बचाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को जो है दूषित होने से बचाने के लिए, जैसे मृदा हो गए, जल हो गए, वायु हो गए, उस चीज़ को हमें दूषित होने से बचाने के लिए हमें प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है उसका। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए, यानी इकोसिस्टम को बचाने के लिए। क्योंकि मेरे भाई जो पारिस्थितिकी है, ठीक है, वो किसी एक चीज़ से थोड़ी ना चलती है। हमारे जितने भी समस्त जीव प्राणी है, वो चाहे प्राणी हो या तो फिर यानी कि जैविक घटक हो या अजैविक घटक हो, सारी की सारी चीज़ जो है आपस में जब बैलेंस रहेंगे, क्या होंगे, आपस में जब बैलेंस रहेंगे तभी तो यार प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो है वो हमारा बचा रहेगा। अब जब बैलेंस ही नहीं रहेगा तो यार तो कहीं ना कहीं तो पृथ्वी का तो नाश ही नाश होने वाले हैं ना मेरे भाई। अब चाहोगे कि पृथ्वी पर सिर्फ मानव जीवन ही व्यतीत करे तो यार पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ अच्छा से हो, इकोसिस्टम नहीं चल पाएगा अच्छा से, इस पर प्रभाव पड़ जाएगा, इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब बोल रहे यार हाँ। उसके बाद क्या कि प्रकृति के संपोषित विकास के लिए, क्या मेरे भाई, प्रकृति के संपोषित विकास के लिए यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें आवश्यकता, हमें ज़रूरी है इसके प्रबंधन करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मत होता है क्या, ये देखा जाता है कि वर्तमान में भी और फ्यूचर में भी, यानी वर्तमान आवश्यकताओं की हमें पूर्ति, साथ ही साथ जो है मतलब फ्यूचर के लिए भी हमें इसको बचाव करना है, इसका प्रबंधन करना है। इसको ही हम संपोषणीय विकासश्रम कहते हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आने वाली पीढ़ियों को बचाए रखने के लिए, जो हमारी आगे वाले जनरेशन जो आएंगे, जो पीढ़ी आएंगे, उनके लिए भी तो संसाधन होने चाहिए ना मेरे भाई। अगर क्योंकि वो भी तो अभाव में नहीं जी रहेंगे ना, उनकी भी सुविधा होनी चाहिए। जो प्राकृतिक जो नेचर हमें मिला है उनके लिए भी सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, और आप चाहोगे यार मुझे क्या मतलब, मैं आया हूँ धरती पे, मैं तहस नहस करके चला जाऊँगा, आने वाली जो समझेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, सभी का देखा जाता है पक्ष, अपना देखिए और सामने वाला का भी देखा जाता है। ठीक है, स्वार्थी मत बनिएगा। ठीक है, स्वार्थी मत बनिएगा। ठीक है, आपका जीवन ही सिर्फ आपका जीवन ही है मेरे भाई। ठीक है, हर एक का जीवन है। उसके बाद क्या, विविधता को बचाने के लिए, क्या विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, क्या बायोडाइवर्सिटी को यानी विविधता को बचाने के लिए। बायोडाइवर्सिटी से मतलब क्या, जैसे कि मान लिया जाए कि अब जैसे कि किसी एक चीज़ को जो है वो क्या कर दिया जाए, तहस नहस कर दिया जाए, या बहुत मतलब कि जो पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ है और उस चीज़ में से बहुत सारी चीज़ को जो है इधर उधर, किसी को कम किसी को बेसी, मतलब बहुत मतलब कि नाश कर दिया जाए, विनाश कर दिया जाए, तो क्या होंगे वो, यानी विविधता बहुत सारी विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी जो है वो इसमें पैदा होंगे, विविधता होंगे। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए सारे के सारे चीज़ को जो हम लोग को बैलेंस करके लेकर चलना होगा, क्या करना लेकर चलना होगा, बैलेंस करके लेकर चलना होगा। ठीक है मेरे भाई, जो चीज़ जितना आवश्यकता है हमें उतना ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन आजकल क्या क्या है मेरे भाई, जो आवश्यकता है उससे 4 गुना ज़्यादा मेरी आवश्यकता होनी चाहिए, उससे 4 गुना ज़्यादा अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। ठीक है, अब बोलो ना यार हाँ, आपके पास से पैसा आएगा तो आप भी करेंगे, हमको पता है। कितनों नियम बना लीजिएगा आप फॉलो नहीं करिएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप फॉलो करिएगा ज़रूर। ठीक है, हाँ। उसके बाद है क्या, एक टॉपिक है कि संसाधनों का दोहन का अर्थ क्या होता है सर। अब कहेंगे कि संसाधनों का दोहन का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर उसका भी हम डिस्क्राइब कर दिए है। ठीक है, तो यहाँ पर है जब हम संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं, क्या करते हैं भाई, अंधाधुंध उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, अंधाधुंध उपयोग करते हैं,
तो बड़ी तीव्रता से प्रकृति में इनका ह्रास होने लगता है। जैसे कि संसाधन हमारे कोयला मिले हैं, पेड़ पौधे मिले हैं, पेट्रोलियम मिले हैं, डीजल्स मिले हैं, ये सब क्या हमारा प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अब इस प्राकृतिक संसाधन को हम क्या करेंगे मेरे भाई कि अधिक से अधिक इसका यूज़ करने लगेंगे, अधिक से अधिक इसका यूज करने लगे तो क्या होगा मेरे भाई, ये आने वाले समय में जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। और जब ख़त्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं विविधता को जन्म देगी। क्यों? विविधता को जन्म देगी। और जब विविधता को जन्म देगी यानी इसका जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, इस पर प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया मेरे भाई? अरे बोल ना यार। हाँ ठीक है, यानी कि बड़ी तीव्रता से प्रकृति की इनका ह्रास होने लगता है, यानी कि हानि होने लगता है, घटने लगता है, जिससे पर्यावरण को क्या होता है, जिससे पर्यावरण को जो है, इन्वायरमेंट को जो हमारा क्षति होता है, ये नुकसान होता है मेरे भाई। क्या होता है भाई? नुकसान होता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें हर एक चीज़ को जो है बैलेंस में कर करके हमें चीज़ों को जो है उपयोग करना है। ठीक है मेरे भाई, इतना नोट्स करिए। अभी एक गंगा एक्शन प्लान्स पढ़ाना है हमें। क्या है? गंगा एक्शन प्लान्स पढ़ाना है, और भी थोड़ा भी टॉपिक है। अभी तो बहुत सारे टॉपिक है ना मेरे भाई, लेकिन अभी तो स्टार्ट ही किए हम, तो इतना नोट करो। नोट कर लिए मेरे दोस्त। अब हम पढ़ने वाले क्या, गंगा कार्य परियोजना। गंगा कार्य परियोजना यानी कि क्या, गंगा एक्शन प्लान। क्या पढ़ने वाले मेरे भाई? गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा जाता है मेरे भाई गंगा एक्शन प्लान क्या है, कब आया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछ दिया आपसे गंगा एक्शन प्लान कब आया था। ठीक है, तो जो गंगा एक्शन प्लान थी ना भाई, यह गंगा कार्य परियोजना 1986 में, कब? 1986 में गंगा जल स्तर को जो है उसको सुधारने के लिए यह परियोजना आई। क्या? गंगा जल स्तर को सुधारने के लिए यह परियोजना 1986 में आई। और इसका लागत जो है लगभग 300 करोड़ थी या उससे अधिक थी। ठीक है, 300 करोड़ की लागत से जो है परियोजना आई, ताकि गंगा का जो जल स्तर है वो सही किया जा सके। ठीक है, क्योंकि काफ़ी गंगा नदी भी देखोगे, अभी भी देखोगे बहुत प्रदूषित है मेरे भाई। तो समय समय पर ऐसे परियोजना आती रहती है जिससे उसकी सफाई की जाती है। ठीक है, तो 1986 में भी हमारा आया था गंगा एक्शन प्लान। कितने करोड़ की लागत से? 3 करोड़ की लागत थी इसमें। ठीक है, 300 करोड़ की, सॉरी फॉर डैट, यानी 300 करोड़ की जो है वो लागत थी। ठीक है, 300 करोड़ की लागत थी। ठीक है, तो 300 करोड़ की लागत से विधि यह परियोजना आई थी। ठीक है, समझ में आ गया गंगा एक्शन प्लान का हुआ था। तो यानी कि 1986 में यह परियोजना आई थी, जो कि गंगा जल स्तर को जो है सुधारने के लिए परियोजना लाई गई थी। ठीक है, कितने इसके जो लागत है 300 करोड़ से अधिक इसका लागत था। ठीक है, और बाकी जो है थोड़ा बहुत जो टर्म है ना मेरे भाई, पढ़ते वो आपको खुद जब आंसर राइटिंग करोगे आप, तो कहीं ना कहीं खुद से भी वो माइंड सेट में आने लगता है कि हाँ भाई ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसा लिखेंगे, वो अपने आप डेवलप हो जाती है। ठीक है हमारे, तो 2-4 पॉइंट्स जो होते हैं वो खुद से भी जोड़कर आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम जानते हैं क्या कि जो जल की गुणवत्ता है, जल की जो गुणवत्ता है उसको हम या प्रदूषण मापने हेतु जो है कुछ कारक होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कारक, सम फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे, जिसके से हम मेजर कर सकते हैं, जल की गुणवत्ता को हम निर्धारित कर सकते हैं। उसके लिए जैसे सार्व सूचकांक आता है। क्या आता है? यानी जल का पीएच जो कि आसानी से सार्व सूचकांक की मदद से मापा जा सकता है। सार्व सूचकांक की मदद से जो है उसे मापा जा सकता है कि इसका जो लेवल अभी क्या है और ये कितना प्रदूषण है, ये सारी की सारी चीज़ें सार्व सूचकांक से मापा जाता है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद जल में कॉलीफॉर्म जीवाणु होते हैं। कौन से जीवाणु होते हैं? ये जो कॉलीफॉर्म जीवाणु होते हैं मेरे भाई, हमारे शरीर के जो होते हैं आंत्र में पाए जाते हैं। आंत्र में कौन आंत्र में? तो बड़ी आंत्र में, लार्ज इंटेस्टाइन में जो होते हैं वो पाई जाती है कॉलीफॉर्म जीवाणु। तो जो जल में अगर कॉलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति जल का प्रदूषित होना दिखाता है। क्या होना दिखाता है? जल का प्रदूषित होना दिखाता है। ठीक है, कॉलीफॉर्म जीवाणु। ठीक है मेरे भाई, अब बोलो हाँ। इससे भी एक चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, क्या? पीएच। क्या? पीएच किसी विलेन को जो है वो क्या, अम्ल एवं क्षार को मतलब कि मापने की विधि होती है पीएच। जैसे कि ये सोरेनसन ने दिए थे आप, ये इसको केमिस्ट्री में पढ़ना है अम्ल, क्षार एवं लवण में, लेकिन फिर भी बता देते हैं जो पीएच मान, जिसका ही पीएच मान अगर
1 से लेकर 14 तक इसमें होती है। अगर जिसका पीएच मान 7 से इधर रहेगा, 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, जिसका भी इसका मान रहेगा वो क्या होगा, हमारा एसिड होता है। क्या होता है मेरे भाई, एसिड होता है, यानी कि अम्ल होता है। और जो इधर जो 7 पर होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा या न्यूट्रल रहेगा। कैसा रहेगा मेरे भाई, न्यूट्रल यानी कि उदासीन रहेगा। और जो 7 से ऊपर रहेगा, 7 से जो ऊपर रहेगा, 8 हो, 9 हो, 10 हो, जितना भी रहे, जब ऊपर रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे उसे, यानी कि हम क्षार बोलेंगे। समझ में आया मेरे भाई। ये चैप्टर है अम्ल क्षारीय अवलंबन का, वहाँ पे अच्छे से इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। अब एक टॉपिक आप लोग को पढ़ाने वाले हैं हम क्या, 3R के बारे में। किसके बारे में, 3R के बारे में। इतना नोट्स करिए, बाकी हम आपको बताते हैं। ठीक है मेरे भाई, नोट्स करिए आप। चलो मेरे भाई, अब हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण को बचाने के लिए जो है 3R। क्या, पर्यावरण को बचाने के लिए 3R के बारे में पढ़ना है। R डैट मीन्स रोशन राज, R डैट मीन्स रोशन राज, ट्रिपल रोशन राज नहीं रे बाबू, ट्रिपल रोशन राज मत लिखना। यहाँ पर लिखोगे क्या, ट्रिपल R का मतलब क्या होता है मेरे भाई, वो होता है आपका रिड्यूस, रिसाइकल, और एक होता है रीयूज। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिड्यूस कम कर दो, रिड्यूस कर दो यानी कम उपयोग। क्या होता है, कम उपयोग। रिसाइकल, क्या, रिसाइकल, रिसाइकल डैट मीन्स यानी कि पुनः उपयोग, पुनः उपयोग यानी पुनः चक्रण। ठीक है, यानी पुनः चक्रण, पुनः चक्रण, रिसाइकल। उसके बाद रीयूज, क्या मेरे भाई, रीयूज यानी कि पुनः उपयोग। क्या, पुनः उपयोग यानी कि रीयूज। ठीक है, तो 3R के तरीके से जो है, यानी पर्यावरण को हम क्या कर सकते हैं भाई, हम बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, एक प्रयास हमारे तरफ से भी और आपके तरफ से भी। ठीक है, क्योंकि बचाया तो जा सकता है, आप और हम और सभी लोग जब मिलकर एक काम करेंगे तभी ये चीज़ संभव है। अकेले संभव नहीं है मेरे भाई। ठीक है, इसलिए सबका साथ सबका विकास। हमारे मोदी जी का जो है वो नारा है, एक फेमस है, सबका साथ सबका विकास। तो बस सब साथ निभाइए। रिड्यूस, क्या, रिड्यूस यानी कम उपयोग। रिड्यूस यानी कम उपयोग, जब आवश्यकता ना हो, जब हमें आवश्यकता ना हो तो हम उस चीज़ को उपयोग ना करें। जब जिस चीज़ की हमें आवश्यकता ना हो उस चीज़ का हम उपयोग ना करें। जैसे कि यदि हम अपने रूम में या अपने घर में हम नहीं रहते हैं तो पंखा को बंद कर देना है, लाइट को बंद कर देना है, या जो भी ऐसे सामान, जो भी ऐसी वस्तु है जिससे क्या हो रही है, हम मतलब वेस्टेज में जा रही है, वो चीज़ को हमें नहीं करना। ठीक है, या कभी कभी देखते हैं, गांव में भी देखोगे, मोटर चालू कर देंगे, आजकल तो हो गया, यहाँ चालू कर दिया इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ बिजली भी खपत हो रही है, उधर पानी भी वेस्ट हो रही है। यार क्या है यार। हाँ, तो यार सभी लोग करेंगे ऐसे धीरे धीरे तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिसोर्सेज वो ख़त्म होते जा रही है ना यार। कहेंगे कि पानी थोड़ी ख़त्म होते जा रहा हमारा चलावे से, हमारा अकेले कर से। सब तो वही बोल रहा है मेरे भाई, हर एक के मन में तो वही है कि मेरे से थोड़ी खपत हो रही है, एक इंसान से खपत थोड़ी होगी। तो एक एक करके लाखों इंसान वैसे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यार तो असर तो पड़ेगा ना। तो एक एक जो है ना मेरे भाई, सतर्क होना पड़ेगा, और तभी एक जो करके है लाखों लोग इस चीज़ को सेव कर पाएंगे। समझे। तो जब आवश्यकता ना हो तो बिजली हो, पंखे, बल्ब हो, मोटर हो, कुछ भी हो, एनीबडी, जो जब आवश्यकता ना हो तो उस चीज़ का उपयोग ना करें, हम भी ना करें, आप भी ना करें। ठीक है मेरे भाई। टपकते नल को ठीक करना, जैसे कहीं पर सपोज करिए जो पाइप हो गए या नल हो गए वो टपक रहे, उससे पानी लीकेज हो गए, तो क्या करते हैं हम कि यार थोड़ा सा ही तो है, छोड़ देते हैं ना यार, हो रहा ठीक है, हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे तो पानी का वेस्टेज होगा। ठीक है, तो उसको हमें ठीक करवाना है। ठीक है, आजकल तो नल जल योजना आया, बहुत सारे ऐसे गांव में जाकर देखोगे तो वहाँ पाइप फटा हुआ है तो वहाँ पाइप फटा हुआ है, मतलब यार वेस्ट ही वेस्ट जा रहा है। ठीक है, भोजन को ना फेंकना, भोजन को हमें आवश्यकता से अधिक जो है भोजन ना ले और ना ही उसे फेंके। ठीक है, भोजन ही हमारा अन्न है, हमारा दाता है,
हमारा अन्नदाता है, तो अन्नदाता को यार ना फेंके, ठीक है मेरे भाई। जितना आवश्यकता है उतना ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा ना यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद है क्या, बहुत लोग को हम देखते हैं क्या, भोजन को लेते हैं यार फेंक देते हैं, क्या है यार, ठीक है। तो इसको नहीं फेंकना है, ठीक है। उसके बाद है क्या, रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पुनः चक्रण। पुनः चक्रण यानी जो वस्तु जो वेस्ट होने की स्थिति में, उस चीज़ को जो है हम मतलब रिफॉर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, रिफॉर्म कर देंगे, उस चीज़ को ही हम नया बना देंगे। जैसे कि कूड़े से जो है पुनः चक्रण हो जाने वाले पदार्थ, जैसे प्लास्टिक हो गए, कांच हो गए, धातु हो गए, ये सब जो ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुएं हैं, इसको क्या होता है, पुनः चक्रण, इसका रिसाइकल किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो पुनः चक्रण करके हम इसका उपयोग करेंगे, पुनः चक्रण करेंगे इसका, ठीक है, रिसाइकल करेंगे। उसके बाद है क्या, रीयूज़। रीयूज़ यानी पुनः उपयोग। किसी चीज़ को जो है, किसी चीज़ को फेंकने के बदले उनका बार बार इस्तेमाल करना। डैट मीन्स कहने का मतलब वो, जैसे कि उस चीज़ को जो है हमें 2-3 कामों में यूज कर लेना चाहिए, और इस चीज़ में हमारे बिहार के लोग जो है महारत हासिल कर चुके हैं मेरे भाई। वो एक चीज़ अगर वेस्ट हो जाए तो दूसरा काम में लगा ही लेते हैं, ठीक है। बिहार के लोग इसमें आगे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो हमने क्या पढ़ा मेरे भाई, कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर होते हैं, 3 टाइप्स के। तो वो पूछ सकते हैं यहाँ से, पर्यावरण को बचाने के लिए कितने प्रकार के आर होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होते हैं मेरा रिड्यूस होता है यानी कम उपयोग करना, और दूसरा जो होता है रिसाइकल होता है यानी पुनः चक्रण। क्या होता है मेरे भाई, पुनः चक्रण। और एक जो होता है आपका रीयूज होता है यानी कि पुनः उपयोग, ठीक है मेरे भाई। तो हम रिसाइकल में क्या पढ़े कि जब आवश्यकता ना हो तो हमें जो तब क्या करना चाहिए, पंखा हो या बल्ब हो, हमें स्विच को बंद कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, टपकते नल हो या कहीं भी जो कुछ पानी अगर वेस्ट हो रहा है कहीं पे लीकेज हो तो उसको हमें ठीक करवा लेना चाहिए। और क्या पढ़े कि भोजन को नहीं फेंकना चाहिए, भोजन को नहीं फेंकना चाहिए, भोजन को नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। ये हम रेडियोस में पढ़े। उसके बाद पढ़े हम क्या, रिसाइकल में, कि जो भी कूड़ा से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गए, कांच हो गए, कुछ धातु मेटल्स हो गए, इसको क्या कर लेना है, हमें आवश्यकता की वस्तुएं हमें वस्तुएं बना लेनी है, ठीक है। तो रिसाइकल कर लेना है। और क्या करना है, रीयूज़ कर लेना, पुनः उपयोग। चीज़ों को फेंकने के बदले उनका बार बार इस्तेमाल करना, यानी एक काम के बदले दूसरा काम में अगर वो यूज होने लायक हो तो उस चीज़ को हम कर लेना चाहिए। इतने नोट्स कर लीजिए आप लोग। और बाकी की जो है इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। ये काफ़ी थोड़ा सा है लॉन्ग बोल सकते हो, लेकिन हाँ अंडरस्टैंडिंग अगर मतलब कि जिस तरीक़े से अगर आप लोग को समझा दिया जाए तो आसानी से समझ में आएगा। चैप्टर काफ़ी बोल सकते हैं कि एकदम समझने लायक है, एक दूसरे से रिलेट करने लायक है, ठीक है। ये रटने वाला चैप्टर नहीं है मेरे भाई, ठीक है। रटने वाला चैप्टर समझने वाला है, ठीक है। और ये हमको लगता है कि अगर आपको समझ में आ जाए ना तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी और आसान टॉपिक है, आसान चैप्टर है, समझ में आया मेरे भाई। तो चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और इतना नोट्स करिएगा, बाकी नेक्स्ट पार्ट में आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।